आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ पहले प्रोग्राम्स में हम लोगों ने ज्योतिष में जो उपाय सुझाए गए हैं उनके बारे में चर्चा आरंभ की थी और हम लोग जो रत्न पहनते हैं, जेमस्टोन पहनते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको वो प्रोग्राम बहुत पसंद आया और आपने उन रत्नों के बारे में कुछ और भी मुझसे प्रश्न पूछे हैं जो आपके मिथ हैं या जो मन में गलत धारणाएं हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए कहा है। तो मैं आज थोड़ा सा उनकी भी चर्चा करूंगा और फिर ज्योतिष के जो अन्य उपाय हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। रत्नों के बारे में मैंने कहा था कि हर प्लैनेट का एक जेमस्टोन होता है, एक प्रीशियस जेमस्टोन होता है कीमती वाला, और एक होता है सेमी प्रीशियस जो कि बहुत कीमती नहीं होते एक्चुअली। और हर प्लैनेट का जेमस्टोन एक पर्टिकुलर उंगली में ही, फिंगर में, और एक पर्टिकुलर दिन जो है पहना जाता है। और ये भी हम लोगों ने कहा था कि हम उसी प्लैनेट का जेमस्टोन पहन सकते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है। कभी भी जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है या अशुभ फलदायी है उसका जेमस्टोन हम कभी नहीं पहनते, इसका हमें ध्यान रखना है। और हम लोगों ने इन सभी के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा भी की थी, लेकिन जो प्रश्न मेरे पास आए हैं, लोगों ने पूछा भी है कि जो उनकी मिथ्स हैं या गलत धारणाएं हैं तो उनको आप अगर क्लैरिफाई करेंगे तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों ने कहा था कि जैसे एक लोग सोचते हैं कि एक बार हमने अगर जेमस्टोन पहन लिया तो शायद इसको हम कभी उतार नहीं सकते या उतारना नहीं चाहिए। अगर हम एक बार उतार देंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है ज्योतिष ग्रंथों में कि हम दिन में 1 घंटे के लिए कोई भी जेमस्टोन उतार कर रख सकते हैं। जो भी अगर इनकन्वीनियंस हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो 1 घंटे के लिए कोई भी जेमस्टोन को हम उतार सकते हैं और उसके बाद अगर उसको दोबारा पहन लेंगे तो कोई इसकी इफेक्टिवनेस में कमी नहीं आएगी। और दूसरा, कई लोगों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जेमस्टोन पहनकर डेड बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में इसके बारे में क्लियरली कहा कि अगर आप कोई भी डेड बॉडी को टच करते हैं तो जेम की इफेक्टिवनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम जेमस्टोन पर नॉन वेज खा सकते हैं या अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं या हम सेक्स कर सकते हैं जेमस्टोन पहनकर। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं या कभी कभी अल्कोहल कंज्यूम भी करते हैं या जेम पहनकर हम सेक्स भी कर सकते हैं और उसका भी जो है जेम की इफेक्टिवनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने पूछा कि जब एक्लिप्स के दौरान क्या हमें जेमस्टोन उतार देना चाहिए। ये भी एक लोगों के मन में मिथ है कि अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ रहा है किसी भी टाइम तो उस टाइम हमें जेमस्टोन को उतार कर रख देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जो ग्रहण कोई भी हो, हम उस टाइम भी जेमस्टोन को पहनकर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका भी हमारे जेम की इफेक्टिवनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने कहा कि कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन है या दूसरी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, क्या उनकी वजह से जेमस्टोन की इफेक्टिवनेस में कमी आ जाती है। तो उसके बारे में भी मैं यही बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, दूसरे भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल करने से या इनके रेडिएशन से जेमस्टोन की जो इफेक्टिवनेस होती है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सबसे बड़ा प्रश्न जो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कहा जाता है कि जो जेम की इफेक्टिवनेस है या उसका जो असर है वो कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाता है। और जब भी हम जेमस्टोन खरीदने जाते हैं या किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, 3-4 साल के बाद हमें जेमस्टोन को चेंज कर लेना चाहिए। और ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है और इसके बारे में सभी जगह शायद यही कहा जाता है। और इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि समय के साथ साथ जेमस्टोन की जो क्वालिटी है या जो इफेक्टिवनेस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो कहते हैं कि हम अगर किसी जेमस्टोन को पहनना है लंबे टाइम तक तो हम उसको
पहन सकते हैं उसी जेम स्टोन को। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जेम स्टोन चेंज करने की 3-4 साल के बाद, जैसा कि लोग जनरली कहते हैं। हो सकता है कि एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कि हम सभी प्रोफेशन में देखते हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, और जब तक हम लोगों को नहीं कहेंगे कि आपको बदलना है, तब तक लोग शायद बदलेंगे भी नहीं। जो है, हम सिर्फ जेम स्टोन को जब भी रिप्लेस करते हैं जब वो डैमेज हो जाता है, लेकिन समय के हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है या इफेक्टिवनेस है वो डैमेज नहीं होती है कभी भी। जो है, और दूसरा एक सवाल ये भी था कि मान लीजिए कि हमारे घर में कोई जेम स्टोन रखा हुआ है, हमारे फादर ने, ब्रदर ने, किसी भी रिलेशन ने, हस्बैंड वाइफ ने वो पहना था पहले, तो वो आजकल नहीं पहन रहे हैं, तो क्या हम उसी जेम स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत एक प्रश्न है, बहुत एक कॉमन प्रश्न है, और ये बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या हम किसी के द्वारा पहने हुए जेम स्टोन का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। इसके बारे में मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि नहीं, हमें अगर किसी ने जेम स्टोन ऑलरेडी पहना हुआ है पहले, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। हम उसको एज ए जैम या एक एज ए रेमेडी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। वैसे अगर आप कोई एज ए ज्वेलरी या उस तरह से पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन हम एज ए रेमेडियल मेजर हम उसका इस्तेमाल करने की सलाह आपको नहीं देते हैं एक्चुअली में। और दूसरा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, कि जब भी हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप पहन लीजिए स्टोन। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, स्टोन नहीं पहनना, ये शुभ समय नहीं है। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि चंद्रमा जो है वो शुभ कब होता है और अशुभ कब होता है, और एक धारणा बनी हुई है हम सभी के मन में, और जो लोग हैं उन्होंने बना भी दी है कि जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हमारे लिए शुभ होता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हमारे लिए अशुभ होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल निराधार है, और मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चंद्रमा का जो शुभ और अशुभ है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर निर्धारित नहीं है। कहते हैं ज्योतिष में जो बताया गया कि चंद्रमा का जो साइज है, क्योंकि साइज हम देखते हैं कि चंद्रमा का वेरी करता रहता है डे टू डे, तो चंद्रमा का साइज जब आधा या आधे से ज़्यादा होता है तब चंद्रमा को शुभ माना जाता है, और जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से कम होता है तब चंद्रमा को अशुभ माना जाता है। अब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज़्यादा कब होता है? तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा ल्यूनर मंथ है, चंद्र मास है, उसको हमने 2 पक्षों में डिवाइड किया। एक पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो अगर हम शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करें और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जाएं, तो इस दौरान आप देखेंगे कि चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज़्यादा होता है, और बाकी समय में चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी समय में चंद्रमा को अशुभ माना गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है और आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है। तो ये जो हमारा माइंड सेट है कि शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा है, कृष्ण पक्ष खराब है, हमें शुक्ल पक्ष में ही काम करने चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं करने चाहिए, इस धारणा को आप मन से निकाल दीजिए, क्योंकि चंद्रमा जो है आधा शुक्ल पक्ष में भी खराब होता है और आधा कृष्ण पक्ष में भी अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया, तो उस टाइम आप कोई भी जेम स्टोन अगर पहनना है तो आप पहन सकते हैं। इसके अलावा हम एक बार जेम स्टोन पहन लेते हैं और देखते भी नहीं है कि उसकी क्या पोजीशन है। अंगूठी में क्योंकि बैक साइड में हमारी जो स्किन को टच करता है, या लॉकेट में भी जो बैक साइड से टच करता है, लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और उसके ऊपर आप देखते हैं कि समय के साथ साथ वो मैल जम जाता है या वो कुछ ओपेक टाइप का हो जाता है। तो
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर जेम स्टोन को क्लीन करते रहें, साफ करते रहें, जिसके उसके ऊपर मैल ना जमे या वो ओपेक ना हो। अगर मैल जम जाएगा या ओपेक हो जाएगा तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उस हिसाब से कम हो जाती है। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है जेम स्टोन की, और क्वालिटी में मतलब कलर है, कटिंग है, क्लैरिटी है, ये सब देख कर ही हमें जेम स्टोन खरीदना चाहिए, क्योंकि जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही जो जेम स्टोन है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, लोग पूछते हैं हम क्वालिटी कैसे चेक करें, हमें क्या पता असली है नकली है कैसा है। तो आजकल जो है गवर्नमेंट लैब हैं जो सर्टिफाई करती हैं क्वालिटी ऑफ स्टोन, आप उनसे जो है वो सर्टिफाई करा सकते हैं। दूसरा ये भी, जब आप अंगूठी या लॉकेट बनवाएं तो ये आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि बनाते समय अंगूठी या लॉकेट स्टोन डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब भी हम खरीदते भी हैं स्टोन तो हम देख सकते हैं कि स्टोन में कोई क्रैक तो नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा स्पॉट्स भी नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टोन भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। वो कहते हैं कि मार्केट इज़ फ्लडेड विद द आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्टोन्स। जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सिंथेटिक स्टोन है या आर्टिफिशियल है। डाइड होते हैं कलर में, हीट ट्रीटेड होते हैं, और ओरिजिनल जेम्स भी हीट ट्रीटेड होते हैं। तो कहते हैं कि हमको प्योर स्टोन ही खरीदना है, लेकिन जो हीट ट्रीटेड स्टोन्स होते हैं वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। और जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, मैंने कहा कि आप लैब हैं गवर्नमेंट की, वो सर्टिफाई करती हैं, तो आप उनसे जेम स्टोन की क्वालिटी को सर्टिफाई करा भी सकते हैं। बहुत बार जैसे मैंने कहा भी था कि बहुत से लोग जो है बहुत सारे स्टोन पहनते हैं, और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग अंगूठों के मिलाकर 10 में उंगली और अंगूठों में स्टोन पहने रहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या हम बहुत सारे स्टोन एक साथ पहन सकते हैं? तो कहते हैं कि कुछ स्टोन्स की, कुछ जेम स्टोन्स की आपस में कंपेटिबिलिटी होती है और कुछ की नहीं होती है। जैसे रूबी है, कोरल है, येलो सफायर है, ये आपस में कंपेटेबल है, इनका हम तीनों को इकट्ठा पहन सकते हैं। इसी तरह से ब्लू सफायर है, एमरल्ड है, डायमंड है, ये तीनों की भी आपस में कंपेटेबिलिटी है, इन तीनों को भी हम पहन सकते हैं इकट्ठा जो है। लेकिन कुछ स्टोन्स आपस में कंपेटेबल नहीं होते, तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। उस टाइप के स्टोन्स हमें या कॉम्बिनेशन हमें नहीं पहनना चाहिए। जैसे मैं कुछ अगर उदाहरण दूं आपको, तो एमरल्ड और रूबी का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपेटेबल नहीं है। येलो सफायर एंड डायमंड का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपेटेबल नहीं है। इसी तरह से पर्ल एंड ब्लू सफायर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कंपेटेबल नहीं है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो स्टोन हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है, क्योंकि कई स्टोन ऐसे होते हैं जैसे कि कोरल हुआ, रूबी हुआ, या ख़ास तौर से ब्लू सफ़ायर हुआ। अगर हम ये सूट नहीं करेंगे और अगर हमने पहन लिया तो हमें बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि सूटेबिलिटी चेक करने के लिए आप 3 दिन तक पिलो के नीचे, जब आप रात को सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे स्टोन को रख दीजिए, और देखिए कि रात में कुछ आपको नाइटमेयर्स तो नहीं आ रहे, कोई उल्टे सीधे सपने तो नहीं आ रहे, कोई डर तो नहीं लग रहा, या आपके साथ कैसा हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो स्टोन आपको सूट कर रहा है। और अगर कुछ आपको गलत सपने आ रहे हैं, या कुछ डर लग रहा है, या कुछ भय लग रहा है, कुछ फोबिया हो गया है, तो इसका मतलब उस स्टोन को आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं पहनना चाहिए। और जो 3 दिन तकिए के नीचे रखने के बाद भी अगर आप भी और एक आध दिन के लिए उस स्टोन को अपनी बाहों में टेप से चिपका सकते हैं, उसको भी एक आध दिन टेस्ट करने के बाद, और ख़ास तौर से जो ब्लू सफ़ायर है उसको ऐसा करना भी चाहिए। और जब आपको सब कुछ ठीक रहता है तब हम उस स्टोन को पहन सकते हैं।
तो ये दोस्तों हमने जेमस्टोन के बारे में, जो कि एक ज्योतिष में एक बहुत कारगर उपाय बताया गया हमारे जो शुभ ग्रह हैं उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा भी ज्योतिष में बहुत उपाय बताए गए हैं और ख़ास तौर से मैं दूसरे उपायों की भी चर्चा करूंगा कि जैसे कि जेम स्टोन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन सा जेम स्टोन कब पहना जाए। उसी तरह से जो दूसरे उपाय बताए गए हैं और ख़ास तौर से दूसरे जो उपाय हैं हमारे बहुत सिंपल उपाय हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं बताए गए ज्योतिष में। किसी भी शास्त्र में कॉम्प्लिकेटेड उपायों की कोई बात नहीं की गई और सिंपल जो हम लोग काम करते हैं लाइफ में, जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं, दूसरे जो उपाय हैं दान है और पूजा है। दान हम लोग बहुत समय से करते चले आ रहे हैं, फैमिली जो है हर फैमिली करती थी, एक हैबिट थी लोगों की। ऐसे ही पूजा पाठ भी हम सभी लोग करते हैं और इसके अलावा कोई हमारा ज्योतिष में उपाय नहीं बताया। जैसे कि हम लोग कभी कभी जाते हैं ज्योतिषियों के पास तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय बताते हैं कि आप इसको मिलाइए, उसको मिलाइए, वहाँ रख कर आइए, इसको वहाँ रख कर आइए। ऐसा ज्योतिष में नहीं कहा, बहुत सिंपल सी बातें कहेंगे जो हम अपनी दिनमर्रा की ज़िंदगी में करते भी हैं जो है। और जैसा मैंने कहा कि दूसरे जो उपाय हैं, क्योंकि हमने जेम स्टोन एज ए उपाय काफ़ी बात कर ली है, तो अब थोड़ा सा हम जो दूसरे उपाय सुझाए गए हैं ज्योतिष में उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो ज्योतिष के दूसरे उपाय हैं वो है दान, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ में क्या शामिल है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं कि दान जो एक उपाय बताया गया ज्योतिष में वो क्या है, कैसे है और कब किया जाता है और उसका क्या हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसा जेमस्टोन के बारे में हमने देखा था कि जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है उसी का जेमस्टोन हम धारण कर सकते हैं, और जो प्लैनेट अशुभ है उसका जेमस्टोन हमें किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना है। लेकिन दान के बारे में, क्योंकि कब हम लोग क्या सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, तो दान तो एक बहुत अच्छा काम है, दान कैसे खराब हो सकता है। और हम किसी भी चीज़ का दान बिना सोचे समझे हम करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि सही भी है कि हमारा माइंड है कि हम किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो खराब कैसे हो सकता है। लेकिन ज्योतिष में बताया गया कि दान भी बहुत कुछ खराब हो सकता है या बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप सोच समझकर किसी वस्तु का दान नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि अशुभ ग्रह का जेमस्टोन पहन कर देखिए आपकी क्या उसका उल्टा इफेक्ट होता है। और दान के बारे में इसका उल्टा है पूरा का पूरा। कहते हैं कि दान कभी भी हमें जो शुभ ग्रह है उसकी वस्तुओं का नहीं करना चाहिए, और दान हमें सिर्फ उन्हीं प्लैनेट की वस्तुओं का करना चाहिए जो हमारे लिए अशुभ है। ये बहुत एक सबके लिए उपयोगी है, तो काइंडली कीप इट इन माइंड दैट जो प्लैनेट आपके लिए अशुभ हैं, जिनका फल आपको अशुभ मिल रहा है या मिलने की संभावना है, सिर्फ हम उन प्लैनेट की वस्तुओं का ही दान कर सकते हैं। और जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है, ऑलरेडी जो अच्छे फलदायक है, उसकी वस्तुओं का अगर हम दान करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे वो प्लैनेट भी अशुभ हो जाएगा या उसकी शुभता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और शायद हम लोग नहीं समझते या नहीं जानते हैं या नहीं किसी ने बताया गया, और हम जाने अनजाने में किसी भी वस्तु का दान ये सोच कर कि दान कैसे खराब हो सकता है हम दान करना शुरू कर देते हैं। बट दोस्तों ये ध्यान रखिए, और किसी भी इसमें हम एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह भी ले सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए शुभ है, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है, और जो प्लैनेट अशुभ है उसी की वस्तुओं का हम दान कर सकते हैं, और जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है उसकी वस्तुओं का हमें कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा प्लैनेट जो हमारे लिए शुभ फलदायक है वो एक अशुभ फलदायक हो जाता है। और जहाँ तक वस्तुओं का सवाल है, ज्योतिष में हम देखेंगे कि हर प्लैनेट की कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ आइटम होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और जब हम दान की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं के दान की बात करेंगे। और जस्ट मतलब मैं एक डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग सभी जानते हैं,
तो उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो किस प्लैनेट का प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे सूर्य है, सन का वीट है, गेहूं है, ग्राउंडनट है, मूंगफली, कोकोनट है, नारियल है, आलमंड्स है, बादाम है, और जैगरी या जिसको हम गुड़ कहते हैं वो भी हमारा सन का एक प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं कोई भी लाल रंग का जो प्रोडक्ट होगा वो सन को रिप्रेजेंट करता है। मून है, चंद्रमा, सिल्वर है, चांदी है, सॉल्ट है, राइस है, पर्ल है, मिल्क है, शुगर केन है, या कोई भी जो सफ़ेद रंग की वस्तु होती है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से मंगल है, मार्स है, मंगल के जो प्रोडक्ट हैं वो वॉलनट है, कैशू नट है, बीटल नट है, मस्टर्ड है, सरसों है, एक्स है, कुल्हाड़ी है, नाइफ है, या हम कहें कि जितने भी लाल कलर की चीज़ें होती हैं वो सब मंगल के कारकत्व में आती हैं। इसी तरह से अगर मरकरी को देखें या बुध को देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी जो ग्रीन कलर के प्रोडक्ट होते हैं वो सब बुध के कारकत्व में आते हैं, जैसे कि बीटल लीव्स हो गया, या पालक स्पिनच हुआ, या ऑयल हुआ, मूंग की दाल है, जैसे मूंग साबुत मूंग होती है हरे रंग की, या ग्रीन कलर के कपड़े होते हैं, और ख़ास तौर से अगर आप हरा चारा हैं, जैसे हम लोग गायें खाती हैं हरा चारा, वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव उपाय होता है मरकरी के लिए जो है। जुपिटर है, बृहस्पति है, तो कहते हैं कि जितने भी जो पीले रंग की चीज़ें होती हैं, येलो कलर की चीज़ें होती हैं, वो बृहस्पति के कारकत्व में आती हैं, बृहस्पति के प्रोडक्ट मानी जाती हैं। जैसे कि इवन मतलब जो फैट कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घी है, बटर है, ये भी सब जो है गुरु के प्रोडक्ट ही माने जाते हैं। या फिर केला हुआ, ऑरेंजेस हुआ, या जो चने की दाल होती है वो भी जो है वो गुरु का एक प्रोडक्ट है। शुक्र की बात करें, अगर वीनस की बात करें, तो जितने भी जो फिनिश्ड गुड्स हैं, टेक्सटाइल गुड्स हैं, फैंसी गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, परफ्यूमरी है, शुगर है, या जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं वो शुक्र के कारकत्व में आती हैं। शनि की बात करें, सैटर्न की, तो जितने भी जो काले रंग की चीज़ें हैं वो भी शनि के कारकत्व में आती हैं। और फिर उसके अलावा कैरोसिन है, पेट्रोल है, सीमेंट है, या जैसे काला उड़द है, काला तिल है, सरसों का तेल है, काला चना है, ये सब चीज़ें जो है वो शनि के कारकत्व में आती हैं या शनि की प्रोडक्ट मानी जाती हैं। ऐसे ही राहु केतु हैं। राहु केतु के लिए जो इनको एक राक्षस की श्रेणी में रखा जाता है, तो मीट है, वाइन है, एग्स हैं, या वेजिटेरियन में हम देखें तो मूली है, कोकोनट है, और ख़ास तौर से जैसे राहु के लिए हम सूजी का हलवा भी दान करते हैं, और केतु के लिए जो है जो ब्लैंकेट हैं, मल्टी कलर्ड ब्लैंकेट, वो भी जो है वो दान किए जाते हैं, और ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है केतु का भी। तो ये दान है, और इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जिसको हम सभी अपनी लाइफ में यूज़ करके उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये सब के लिए ज़रूरी है। हमारे घर में बहुत फंक्शंस होते हैं, और कभी कभी ऐसे फंक्शंस भी होते हैं, शादी है या कुछ और इस तरह की जो फंक्शंस होते हैं, जब हमें बहुत सारे गिफ्ट देने पड़ते हैं, अपने फ्रेंड्स हों, रिलेशंस हों, या किसी जानने वालों को बहुत मात्रा में गिफ्ट देने पड़ते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं कि कॉस्टली से कॉस्टली हम गिफ्ट दें, या जो भी हमारी मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम गिफ्ट देते हैं। और कभी हम नहीं सोचते कि हम क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या एक गिफ्ट देना भी हमारे लिए ख़राब हो सकता है, या हम थोड़ा सा अगर ध्यान रख लें तो उसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि दान हम सिर्फ उसी प्लैनेट की वस्तु का कर सकते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है। कभी भी हम शुभ प्लैनेट की वस्तु का दान नहीं करते। और इसी को थोड़ा सा अगर हम गिफ्ट में जब हम लेते या देते हैं गिफ्ट्स, उसमें अगर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जब हमें मास गिफ्ट देना है, बहुत संख्या में गिफ्ट देना है, तो हम ऐसी प्लैनेट की वस्तु का गिफ्ट दीजिए
जो प्लैनेट आपके लिए अशुभ है। और जो प्लैनेट आपके लिए बहुत शुभ होते हैं, उन प्लैनेट की वस्तुओं का गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए। इसी तरह से जब हम इस पोजीशन में होते हैं कि हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो ख़ास तौर से जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ हैं, उन प्लैनेट की वस्तुओं का गिफ्ट हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ हैं, उन्हीं प्लैनेट की वस्तुओं का गिफ्ट अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे यहाँ शादी होती है, और नॉर्मली हमने देखा है कि हम चांदी की वस्तुएं जो है वो एज ए गिफ्ट, और जैसे मैंने कहा कि हम मास गिफ्ट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 गिफ्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। और चांदी की वस्तुओं को हमने मान लीजिए कि चांदी के कुछ आइटम बनाकर हमने सारे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बांट दिए। और मून आपका बहुत शुभ है, मून आपका बहुत शुभ है, मून आपका शुभ फलदायक है। और चांदी की जो वस्तुएं हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि चंद्रमा के कारकत्व में आती हैं, या चांदी या चंद्रमा की वस्तुएं मानी जाती हैं। और जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है, उसका आपने मास गिफ्टिंग कर दिया, और आप देखेंगे कुछ टाइम आप खुद डिप्रेशन में चला जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक जो है वो पीड़ा होगी, क्योंकि आपने ऐसे प्लैनेट की वस्तुओं को गिफ्ट दिया जो आपके लिए शुभ था। तो ख़ास तरह से दोस्तों, जब आप गिफ्ट देते हैं या हमारे परिवार में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि हम ऐसे प्लैनेट की वस्तुओं का गिफ्ट ना करें जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है। इसी तरह से जब हम मास या हमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं, हम इस पोजीशन में होते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का गिफ्ट एक्सेप्ट ना करें जो प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है। और थोड़ा सा देखो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, थोड़ा सा जो प्लैनेट की जो वस्तुएं हैं उसके हिसाब से गिफ्ट को चेंज करके हम उतना ही कॉस्टली गिफ्ट दे सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ आपको एक आइटम चेंज करना है, और आइटम चेंज करने से आप देखिए आपकी लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। और जैसे मैंने कहा कि डोनेशन कैन प्रूव टू बी वंडर एज ए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, लेकिन इट कैन बी डिसेस्ट्रस आल्सो, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही वस्तुएं दान करने के लिए नहीं चुनेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। और अगर हम दान देने में ये ध्यान रखें कि हमें किस वस्तु का दान करना है, किस वस्तु का नहीं करना है, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए शुभ है, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अशुभ है, और अगर हम गलत वस्तुओं का दान करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अशुभ फलदायक भी एक दान जो हमने बहुत सोच समझकर बिना किसी गलत इंटेंशन के किया है, वो भी दान हमारे लिए बहुत एक खराब साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे अपने प्रोग्राम में, और आप देखेंगे दान से संबंधित मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेंगी, और आपको लगेगा भी कि हाँ, हम हर व्यक्ति इस दुनिया में गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, कुछ ना कुछ दान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हों जब भी हम दान कर पाते हैं। हर व्यक्ति जो है, ज्योतिष में बताया गया कि हम किस तरह से दान कर सकते हैं, और उसकी हम चर्चा को जारी रखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने इतने सारे प्रश्न पूछे जेम स्टोन के बारे में। तो मैं ये भी चाहूँगा कि दान से संबंधित भी अगर आपके मन में कुछ अगर शंका है या कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नारद संचार पर लिख सकते हैं हमको। हमें बहुत अच्छा लगेगा उस प्रश्न का, आपकी धारणा का जवाब देने के लिए। दोस्तों धन्यवाद, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।